आज है कक्षा 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट लास्ट। ठीक है, इसमें हम केवल दो ही चीज़ पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और एचजीपी। ठीक है, एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्या था वो आगे देखेंगे। फिलहाल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ए टेक्निक इज फाउंड आउट ऑफ वेरियस इन इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन एट जीन लेवल, डीएनए लेवल। यानी जी एक विशेष प्रकार की टेक्निक्स है जो क्या करती है, पॉपुलेशन में किसी इंडिविजुअल को डीएनए की क्रम के आधार पर पहचानती है। ठीक है, उस टेक्निक को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, सो इट इज ए क्विक मेथड टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स। यानी ये एक बहुत ही कम समय का शीघ्र या क्विक मेथड है जो क्या करता है, डीएनए के आधार पर दो व्यक्तियों में डिफरेंस पैदा कर देता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट जिसे क्या कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, टू आइडेंटिफाई पर्सन जस्ट लाइक फिंगरप्रिंटिंग इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यानी एक्चुअल में साधारण भाषा में बोलूँ तो अपराधियों को पहचान करने के लिए हम इस मेथड का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या आता है, हम अपराधी को उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, और जिस मशीन से या जिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, जिस टेक्निक को यूज लेते हैं, उसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। जिसमें क्या होता है, एक क्विक मेथड है जिसमें दो लोगों के डीएनए को उनके सीक्वेंस के आधार पर पहचाना जाता है। और ये काम किस मेथड पे करता है, प्रिंसिपल पे करता है, प्रिंसिपल ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यानी डीएनए की बहुरूपता पर, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। देखो ये बोल रहा है कि जो डीएनए है वो, यानी पॉइंट 1 है ये। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो डीएनए होता है वो सभी व्यक्तियों में 99.9% क्या होता है, डीएनए सबका समान होता है। यानी बेस सीक्वेंस 99.9% सारे के सारे लोगों का बेस सीक्वेंस समान है। तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में समान चीज़ का तो डिफरेंस नहीं होगा, किस चीज़ का होगा, जो अलग है। तो अलग कितना परसेंट डीएनए बचा, रिमेनिंग कितना बटा, 99.9 तो समान है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 0.1। तो हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 0.1 जो सीक्वेंस है, 0.1% जो डिफरेंस सीक्वेंस है, उसके आधार पर क्या करेंगे, हम जीव की पहचान करेंगे। ठीक है, अब देखो छोटा सा मैं बताता हूँ, आपको लगता होगा 0.1% कितना सा होगा, ये हल्का सा, बिल्कुल चींटी के बराबर। इस सीक्वेंस के आधार पर हम किसी दो जीव का कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, अब देखो ध्यान से, आगे उसका जवाब मिल जाएगा। देखो 0.1% और टोटल सीक्वेंस कितना है हमारी ह्यूमन बेस पेयर का, 3.10⁹। ठीक है, बेस पेयर, टोटल बेस पेयर कितने हैं, इतने, और हमको कितना निकालना है, 0.1% का। तो हम क्या करेंगे, टोटल सीक्वेंस को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3.10⁻6 बेस पेयर। तो ये भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लग रहा है 0.1%, लेकिन देखो बेस पेयर के आधार पर देखो कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो आगे देख लेते हैं। डीएनए में देखो दो भाग होते हैं, कक्षा 11 में भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, फिर भी अब देख लेते हैं। डीएनए में अधिकतम भाग तो कैसा होता है, नॉन कोडिंग पार्ट, यानी 98% भाग होता है नॉन कोडिंग पार्ट, और कोडिंग पार्ट कितना होता है, केवल 2% ही क्या करता है, प्रोटीन निर्माण की सूचना देता है। जबकि 98% क्या है, नॉन कोडिंग, जो प्रोटीन निर्माण की सूचना ही नहीं देता। अब सवाल ये है कि जब ये प्रोटीन निर्माण की सूचना ही नहीं दे रहा है, तो इसको ये डीएनए में क्या कर रहा है, तो ध्यान रखना, डीएनए की या गुणसूत्र की संरचना का निर्धारण इसी नॉन कोडिंग पार्ट से किया जाता है। अब ये नॉन कोडिंग पार्ट है, इसमें सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोटीन निर्माण की सूचना नहीं दे रहा है, सीक्वेंस तो है इसमें। अब देखो दो प्रकार के सीक्वेंस पाए जाएंगे इसमें, कौन कौन से, एक तो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो बार बार रिपीट होगा, यानी ACG ACG ACG, ये क्या हो गया, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। और एक हो गया ACG है ना, TACG है ना, और UCG। अब देखो ये ACG है, बीच में T आ गया, अब ये रिपीट नहीं हो रहा है, सीक्वेंस तो सेम है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, इसको बोल देंगे नॉन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस।
यानी देखो ACG रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेटेलाइट DNA। या यही क्या है बेटा, जो बार बार DNA रिपीट हो रहा है, यही क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेस है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, दो जीवों में डिफरेंस पैदा करते हैं या अंतर करते हैं, या फिर हम बताते हैं कि इनमें दोनों में से क्रिमिनल कौन है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, अब इस जो DNA का ये जो पार्ट है, कौन कौन सा, रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव, अब इसको क्या करते हैं, एक परख नली में भरकर दोनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेशन करते हैं। इसका सेपरेशन किस आधार पर किया जाएगा, ये हम आगे भी, इससे पहले भी हम देख चुके थे, जब क्या कर रहे थे हम, सीजियम क्लोराइड के द्वारा हैवी DNA जो N15 वाला था, और एक लाइट DNA सेम कंजर्वेशन मेथड में N14 वाला था, उन दोनों को सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर दोनों को अलग कर रहे थे। सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, दोनों को अलग करेंगे। ठीक है, इसी मेथड के द्वारा। तो हम क्या देखेंगे, जो मैक्सिमम पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नॉन कोडिंग पार्ट ऊपर चला जाएगा, जिसमें जो भारी, जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, बल्क DNA रहेगा, रिपीटेटिव सीक्वेंस रहेगा, वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि अधिक मात्रा में, और जो हैवी है, जो कम है, वो नीचे बैठ जाएगा। अब देखो जो ऊपर है उसका अगर देखो ग्राफ खींचे तो बल्क में आएगा, यानी पीक पे आएगा, और रिपीटेटिव का शॉर्ट में आएगा, और नॉन रिपीटेटिव का ऐसे बल्क में आएगा, क्योंकि अधिकतम पार्ट कैसा है, नॉन रिपीटेटिव, तो नॉन रिपीटेटिव का बल्क में चला जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा। और रिपीटेटिव DNA कितना है, छोटा सा है, तो वो इसका मात्रा क्या आ जाएगी, कम आएगी। ठीक है, अब देखो जो ये रिपीटेटिव DNA, ये भी फिर दो प्रकार का होता है। किस आधार पर, आधार क्या है फिर इसको बांटने का, बेटा साइज ऑफ रिपीट। देखो जो रिपीट हो रहा है उस DNA का साइज कितना है, नंबर ऑफ रिपीट, कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, AC रिच है या AT रिच है या GC रिच है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं ये प्यूरिन रिच है या पिरिमिडिन रिच है। ठीक है, तो पहला बेस मेन क्या रखते हैं हम, साइज ऑफ रिपीट, यानी जो रिपीट सीक्वेंस हो रहा है, वो जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है इसमें ACG, वो भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, उस बेसिस पर हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। देखो तो माइक्रो सैटेलाइट, एक है मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट में सूक्ष्म, मिनी सैटेलाइट में क्या होगा, जो DNA सीक्वेंस रहेगा उसकी साइज़ क्या रहेगी, 10 से 60 बेस पेयर के बाद ही 10 से 60 बेस पेयर फिर से आने लगेंगे, फिर 10 से 60 बेस पेयर आए, फिर उसके बाद से 10 से 60 बेस पेयर फिर से सीक्वेंस चलेगा सेम। मिनिमम कब से कितने से आना चालू होगा, कम से कम 10 तो रहेंगे, उसको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। इसमें देखो रिपीटेटिव DNA का सीक्वेंस कितना है, 10 से 60 बेस पेयर। इसी भाग को क्या बोलते हैं, वेंटर। वेंटर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेस है ना, वो ये है वेंटर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। दूसरा है STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस का लेंथ रहेगी वो 2 से 6 बेस पेयर रहेगी, जिसको, ठीक है। अब देखो दिस वेंटर मिनी सैटेलाइट इज द बेस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। जो मिनी सैटेलाइट का वेंटर है वही क्या है, बेस है किसका, DNA फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, जिसमें सेम जो बेस सीक्वेंस है वो टेंडमली रिपीट हो रहा है, जैसे ATTT, देखो ATGC ATT AGC, सेम टू सेम उसके बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब जो ये रिपीट हो रहा है इस DNA सीक्वेंस को हम देखो DNA से अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको DNA रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा हम क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे। ठीक है, अब DNA रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता क्या है, ये हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखो जो RE है, REE यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो वो क्या करेगा, DNA को फिक्स सीक्वेंस से काटने का काम करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी रिपीटेटिव यूनिट है, 2, तो ब्लू कलर से दर्शा रखी है, देखो पास पास में 2 रिपीटेटिव। यहाँ पर कितनी है, येलो ब्लू कलर की, 1 2 3 4 5, यानी 5 रिपीटेटिव यूनिट है। पर्सन ए में तो कितनी रिपीटेटिव यूनिट है, 2, और पर्सन बी में 5। अब ध्यान से देखना, मानव के प्रत्येक गुणसूत्र में रिपीटेटिव जो सीक्वेंस होगा हर DNA का अलग अलग हो सकता है, यानी एक कोशिका का प्रत्येक DNA का, यहाँ तक कि होमोलोगस क्रोमोसोम का या एलील का जो DNA सीक्वेंस होगा रिपीटिव, वो हर एलील का अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर उसी मानव की दूसरी कोशिका उठा के देखें और उसी DNA के सीक्वेंस को उठा के देखें तो दोनों में सेम रिपीटेटिव यूनिट रहेगी। यानी देखो एक कोशिका, जैसे कि बताता हूँ, मानव की एक कोशिका ये, एक कोशिका है, इसमें एक पहले नंबर का क्रोमोसोम, 10वें नंबर का क्रोमोसोम, इसमें कितनी रिपीटेटिव यूनिट है, 5।
और इसमें 10। दोनों क्रोमोसोम में रिपीटेटिव यूनिट समान नहीं रहती हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम में अलग अलग रहेगी। लेकिन दूसरी कोशिका उसी मानव की है, ये भी कौन सा है, पहले नंबर का, और ये कौन सा है, 10वें नंबर का क्रोमोसोम। पहले नंबर के क्रोमोसोम देखेंगे तो भी यहाँ पर 5 रिपीटेटिव यूनिट रहेंगे और इसमें 10 रहेंगी। रिपीटेटिव यूनिट सेम रहती हैं, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से उतार लो, फिर आगे चलते हैं। देखो, अब है स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो थी, किसने डेवलप की थी, अलेक्स जेफरी ने। किसने, अलेक्स जेफरी ने। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर किसे बोला जाता है, अलेक्स जेफरी को। अब इसके स्टेप क्या होंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी चोर की पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उस जो आदमी अपराधी है उसका क्या करेंगे, जो हम पर जिस पर हमको शक है उसका डीएनए को आइसोलेट करेंगे, यानी डीएनए को उसकी कोशिका से निकाल लेंगे। फिर उस निकाले हुए डीएनए को डाइजेशन करा देंगे, किसके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। यानी कि देखो, डीएनए तो बहुत लंबा होगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, जो वेंट्र रीजन होगा, यानी बार बार जहाँ पर डीएनए की न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो रहे हैं उस स्थान से काट देगा, यानी डाइजेशन कर देगा, किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। डीएनए निकाला, बार बार जो रिपीट हो रही है उस यूनिट को काट के अलग किया। तीसरे में स्टेप में क्या करेंगे, उन उन जो रिपीटेटिव यूनिट थी उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उनके सीक्वेंस के आधार पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे, सिंपल, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम इस इन डीएनए सीक्वेंसों को क्या करेंगे, किस पर डाल देंगे, नाइलॉन शीट पर। क्यों, डीएनए को डबल स्टैंडर्ड से क्या बनाना है, सिंगल स्टैंडर्ड बनाना है, ठीक है। उसको बोलते हैं सर्दन ब्लोटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इस डाले हुए डीएनए का क्या करेंगे, वेंट्र के द्वारा, देखो वेंट्र रीजन है ना, उसको उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ऑटोग्राफी के द्वारा हम क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। जिनका सीक्वेंस, जिस व्यक्ति का सीक्वेंस जो हमको नमूना मिला, यानी सैंपल जो हमने लिया उससे सेम मिला, वो ही क्या है, अपराधी। यानी देखो समझाता हूँ, ठीक है। देखो, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। इसका 7वें नंबर के क्रोमोसोम में कितनी रिपीटेटिव यूनिट है, 1 2 3, और 7वें के दूसरे में 1 2 3 4, और बी व्यक्ति के 7वें क्रोमोसोम में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 6 है, इसमें 7 है, ठीक है। सेम क्रोमोसोम है, मैंने क्या बोला, प्रत्येक व्यक्ति में वेंट्र की सीक्वेंस रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। इसमें कितने हैं, देखो अब देखो दूसरे नंबर का दूसरा क्रोमोसोम लिखते हैं, दूसरे नंबर का, इसमें 2 ही हैं, इसमें 5 हैं। इसमें कितने हैं, 3 और 3 और 3 6 और 3 9, इसमें 9 है। इसमें भी कितनी हैं, इसमें 8 है लगभग, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों का गिन लेना, तीनों का अलग अलग रहेगा, दोनों व्यक्तियों का डीएनए सीक्वेंस अलग अलग रहेगा। अब इनको देखो, वेंट्र, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटेंगे, इसमें कितने, 7वें क्रोमोसोम पे कितनी रिपीटेटिव यूनिट है, 3 है। तो देखो 3 पे आकर ये रुक गया। इसमें कितनी है, 7 में, नीचे वाले में 4, तो देखो 4 पे आकर ये रुक गया, ठीक है। यानी डीएनए की जो वेंट्र हैं, प्रोब हैं, उनकी सीक्वेंस के आधार पर ये ए व्यक्ति का देखो डीएनए खुद ही ऑटोमेटिक सेट हो गया। इनमें कितने हैं, 10 हैं, देखो इसमें कितने हैं, 10 हैं, तो देखो 10 पे आके सेट हो गया। फिर हम लेते हैं बी व्यक्ति का सीक्वेंस। अब देखो ये बी व्यक्ति का सीक्वेंस में जो जो जितनी रिपीटेटिव यूनिट होंगे वो इनके आगे आके अरेंज होती जाएंगी, ठीक है। अब फिर हम क्या ले रहे हैं, जो हमारा सैंपल है उसमें हमको क्या मिला, ये तो दो व्यक्तियों पर जिन पे हमके शक था, उन दोनों का डीएनए सीक्वेंस लेके और हमने सीक्वेंस को क्रम के आधार पर जमा लिया। अब हमने जो क्रिमिनल व्यक्ति था जिस पे शक था उसका जो डीएनए सीक्वेंस लिया था उसको भी इस तरह जमा लेंगे। जिस व्यक्ति का क्रिमिनल का, देखो इन दो व्यक्तियों में से जिसका डीएनए का सीक्वेंस है, जो डीएनए सीक्वेंस है इससे मिलेगा, वही अपराधी होगा। अब देखो ध्यान से देख लो, अब तुम ही बताओ अपराधी कौन है। इस वीडियो में कमेंट करके बताना है कि कौन सा अपराधी है, ठीक है, ए है या बी है। देखो अब आपको ये बताना है, कमेंट जरूर करना है, ए व्यक्ति अपराधी है या बी व्यक्ति। कैसे पहचानोगे, इसका सीक्वेंस किस में सेम मिल रहा है, वो ही अपराधी होगा। ए का मिल रहा है या बी का सेम मिल रहा है। अब आप देख लेना सेम टू सेम सीक्वेंस किस में आ रहा है, ये अपराधी का है, देखो ये वाला तो अपराधी का, क्रिमिनल का है,
और ये किसके हैं, जो दो व्यक्तियों का जिन पे हम पे शक था, और ये क्रिमिनल का हमारे पास ऑलरेडी आ गया। तो जो दोनों में से जो क्रिमिनल होगा उसी का डीएनए सीक्वेंस सेम मिल जाएगा। अब आप कमेंट करके बताओ दोनों में से क्रिमिनल यहाँ कौन है। ठीक है, फिर है इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या एप्लीकेशंस। तो पहला है देखो इन फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन, यानी जो क्रिमिनल व्यक्ति है उसकी पहचान करने में। दूसरा डिटरमाइन द पेरेंटल इशू। अगर देखो कोई दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स आपस में किसी बेबी को लेकर झगड़ा कर रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो इन दोनों के पेरेंट्स का डिटेक्शन करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तीसरा डेड बॉडी की पहचान के लिए कि ये किसकी है या किससे कौन से माता पिता से इसकी समानता मिलती है। तीसरा पॉपुलेशन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें जो व्यक्ति है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप एक बार इसको अच्छे से उतार ले, फिर आगे चलते हैं। एप्लीकेशन पिछले उसमें हो गए थे तो इसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब देख लेते हैं। अब है सेकंड और लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, वो है HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या होता है देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला, क्योंकि संपूर्ण मानव का डीएनए सीक्वेंस क्या है इस प्रोजेक्ट में हमको वो पूरा का पूरा ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला। और मनी वाइज भी इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला, क्योंकि देखो इसमें बहुत लंबी कॉस्ट आने वाली है, खर्चा बहुत लंबा आने वाला है, इसलिए इसको क्या बोला, मेगा प्रोजेक्ट बोला। ठीक है, अब HGP की शुरुआत कब हुई थी। HGP का उद्देश्य क्या था, मानव का जो सीक्वेंस है डीएनए का सीक्वेंस, संपूर्ण डीएनए सीक्वेंस का पता कर लेना कि कौन से डीएनए कौन सी प्रोटीन का कहाँ पर सूचना दे रहा है, वो सब का सारा डीएनए का सीक्वेंस हमको जानना इसका उद्देश्य था। शुरुआत कब हुई थी, सन 90s में। ठीक है, उसके बाद में कंप्लीट कब हुआ, 2003 में। ठीक है, और वो भी क्या हुआ था, फर्स्ट क्रोमोसोम की जो सीक्वेंसिंग थी ना वो कब हुई थी, मई 2006 में कंप्लीट हुई थी। ठीक है, उसके बाद में टोटल क्रोमोसोम कितने की स्टडी की गई थी, 24 की। 24 की कैसे की गई थी, देखो 22 प्लस या तो XX होगा, देखो एक्स तो दोनों में सेम, एक्स तो दोनों में सेम रहता है, फीमेल में दोनों एक्स होते हैं, मेल में का एक एक्स, दोनों सेम, और वाई का एक डिफरेंस था। तो टोटल 22 ऑटोसोम भी महिला में सेम थे। देखो महिला का क्रोमोसोम क्या होता है, 22 प्लस XX, और मेल का 22 प्लस XY। तो देखो तीनों एक्स तो समान है ना, इनकी तो एक सीक्वेंसिंग हो जाएगी, बाकी इसकी अलग दो दो डीएनए, और ये दोनों भी आपस में समान है, 22 के जोड़े सेम होते हैं। तो देखो एक और दूसरा डीएनए वाई, दूसरा डीएनए वाई, और तीसरा ये 22, तो टोटल कितने हुए, 1+1+22, यानी 22 तो ऑटोसोम, एक वाई और एक एक्स, कितने हुए टोटल 24 क्रोमोसोम का डीएनए सीक्वेंसिंग की थी। ठीक है, अब देखो ये जो HGP है, मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला इसको, ठीक है, उसके रीजन्स हैं। देखो एक तो मनी वाइज भी था, और दूसरा यहाँ पर मनी वाइज ही समझेंगे वैसे, और दूसरा हम ये भी समझ सकते हैं, देखो इतना बड़ा सीक्वेंस है उसको ज्ञात करना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेजर प्रोजेक्ट का है, देखो कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड पर बेस पेयर इज $3 यानी एक बेस पेयर, यानी देखो यहाँ पर A और यहाँ पर $1 एक बेस पेयर, इसको बोलते हैं एक बेस पेयर। इसमें ये डीएनए में बहुत सारा होता है। तो देखो एक बेस पेयर को ज्ञात करने के लिए खर्चा कितना आया, $3। ठीक है, और मानव का टोटल सीक्वेंस कितना होता है, 3 × 10⁹, तो कितना हो गया, 9 × 10⁹, यानी टोटल $9 बिलियन का खर्चा आया था। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट माना गया है। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। और फिर क्या करना था, उस जो सीक्वेंस हमको मिला, ऑब्टेन द सीक्वेंस, स्टोर द बुक, और कितनी बुक भर गई थी, अगर मान लो कितनी बुक भरी थी, 33,000, और 33,000 भी कैसी बुक थी, यानी प्रत्येक बुक में कितने पन्ने थे बेटा, 1000 पन्ने थे, और ऐसी कितनी बुक भरी, 3300, यानी 3300 टोटल इतनी बुक भरी थी। और एक बुक की बात करें तो एक बुक में 1000 तो कितने थे, 1000 कितने थे,
पन्ने थे, पेज कितने थे एक बुक में 1000, और प्रत्येक पेज पर लेटर्स की एक पेज की बात करें तो एक पेज पर लेटर कितने टाइप थे 1000। अब आप सोच सकते हो, यानी इस प्रकार का सीक्वेंस लिखा होता है ATCG, यानी एक पेज पर कितने सीक्वेंस लिखे थे 1000। अब सोचो टोटल कितने बेस पेयर हैं और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो बुक रखी कहाँ होगी। बुक भी कितनी है देखो 3300, 3300। ठीक है, अब आप इसको एक बार अच्छे से उतार लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो इन सब को हमको स्टोर देखो बुक में रखेंगे तो क्या होगा, हम अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम क्विक सर्च नहीं कर सकते, तो उन सब को फिर से कंप्यूटर में, एक ऐसे कंप्यूटर में संग्रहण करना था जो तुरंत उस डाटा का हमको एनालिसिस करके हमको हमारे सामने तुरंत रिजल्ट दे दे। तो उसी को क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी बहुत खर्चा हुआ था, यानी कंप्यूटर वगैरह ऐसी चीज़ खरीदने में। देखो एजेंसी कौन कौन सी थी जिन्होंने इसमें सहयोग किया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी ये भी यूएस का था, वेलकम ट्रस्ट था जिन्होंने बाद में सहयोग किया था, वो भी कहाँ का था, यूके का था। ठीक है, और जो एडिशंस कॉन्ट्रीब्यूशंस कम फ्रॉम कहाँ से आए थे, जो एक्स्ट्रा जो पैसे जो जिन देशों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो कहाँ से आए थे, जापान, फ्रांस ना से, और जर्मनी, चाइना, अदर कंट्री थी बहुत सारी। इन लोगों का मेजर एजेंसी कौन कौन सी थी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी, और तीसरा वेलकम ट्रस्ट जो यूके का था। ठीक है, अब देखते हैं गोल ऑफ एचजीपी का उद्देश्य क्या था, कि वैज्ञानिकों ने एचजीपी क्यों किया, बावड़े थे क्या, नहीं। देखो एचजीपी का उद्देश्य क्या था, सबसे पहले मानव के जो टोटल जीन थे कितने, 20,000 से 25,000, यानी 20,000 टू 25,000, इन सभी जीनोम्स का पता करना पहला उद्देश्य। दूसरा, लगभग 3 मिलियन जो बेस पेयर थे उन बेस पेयर का मेकअप जो ह्यूमन में हो रहा था, उस डीएनए के 3 बिलियन बेस पेयर का सीक्वेंस पता करना था। एक तो जीन का पता करना, कितनी जीन थी 20,000 टू 25,000, और जी बेस पेयर कितने थे 3 मिलियन, दोनों का पता करना। ठीक है, तीसरा इन इंफॉर्मेशंस को स्टोर करना ताकि, और फिर ठीक है, दो ऐसे एनालिटिकली स्टोर करना जो हमको तुरंत जब भी ज़रूरत पड़े हम तुरंत कंप्यूटर की मदद से उन डेटा को वापस ले सकें। ठीक है, आप एक बार इस पेज को अच्छे से उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है देखो ट्रांसफ़र, अदर क्या था, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी, यानी अगर कंट्री को देश पर ज़रूरत पड़े तो उस डाटा को दूसरी कंट्री में भी हम ट्रांसफ़र कर सकें, ये ऐसा। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो और दूसरा हम क्या किन किन चीज़ों का भी ध्यान रखें, इथिक्स का, लीगल्स का, सोशल इश्यूज़ का, यानी इथिक्स का ई और लीगल्स का एल और सोशल इश्यूज़ का SI, इन सब का भी हम ध्यान रखें। ELSI इस चैप्टर में से फुल फॉर्म आ सकती है तो आप लिख लेना। ठीक है, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। ठीक है, अब देखो किन किन जीवों का क्वेश्चन है आपकी बुक में, किन किन जीवों का अब तक सीक्वेंस ज्ञात कर लिया है, तो इन सब जीवों का देखो बैक्टीरिया, यीस्ट, ठीक है, ये जितने भी ड्रोसोफिला ये सब जीव हैं, इन सब का हमने क्या किया है, अब तक सीक्वेंस ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब देखो इसके प्रोसेस कौन कौन से हैं, मेथडोलॉजी। ठीक है, तो देखो मेथडोलॉजी कौन कौन सी है, इसमें 2 मेथड मेजर रूप से काम आते हैं। आप एक बार इस पेज को उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं, मेथड देखते हैं इसके। देखो पहला है EST मेथड, पहला कौन सा है EST मेथड, दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, सीक्वेंस में देखो EST में से यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है, EST का फुल फॉर्म क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। EST मेथड में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन से सीक्वेंस का जो केवल कोडिंग पार्ट बना रहा है डीएनए में, क्या बना रहा है, जो केवल कोडिंग पार्ट बना रहा है। देखो कोडिंग पार्ट को ब्लू कलर से दर्शा गया है, जबकि नॉन कोडिंग को ऑरेंज कलर से।
तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोडिंग पार्ट को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा काट के अलग कर लेंगे। तो देखो ये काट के अलग कर लिया, बीच वाला था नॉन कोडिंग को गायब कर दिया। अब देखो इनका क्या करेंगे, फिर से cDNA कॉम्प्लीमेंट्री mRNA बन गया। अब mRNA से क्या बना लेंगे, कॉम्प्लीमेंट DNA बनेगा, और जो mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो DNA बनता है उसी को क्या बोलते हैं, cDNA, यानी कॉम्प्लीमेंट्री DNA। ठीक है, और इसके स्टेप्स क्या रहेंगे, दोनों मेथड्स के स्टेप्स हैं, कॉमन है, वो एक साथ लिख दिए हैं। पहले स्टेप्स की बस जस्ट डेफिनेशन देख लो। स्टेप्स अगर कोई सा भी है EST मेथड है तो भी आपको अगले 6-7 स्टेप्स हैं वो सेम लिखने हैं। सीक्वेंस एनोटेशन का है तो भी आपको सेम सीक्वेंस के 6 मेथड लिखने हैं। ठीक है, स्टेप्स लिखने हैं। दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या करेंगे, हम नहीं देखें, देखो EST में तो क्या कर रहे थे, केवल कोडिंग पार्ट को ही कोडिंग पार्ट का ही HGP देख रहे थे, और इसमें क्या करेंगे, अब हम नहीं देखेंगे सीक्वेंस है कि कोडिंग है कि नॉन कोडिंग, दोनों पार्टों का ही क्या करेंगे, सीक्वेंस देखेंगे। इन दिस whole set of genome that contain all the coding and non-coding sequence are sequenced later assigning different region of the sequence of functions। यानी विभिन्न प्रकार के फंक्शन करने वाले कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्टों का क्या देखेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखो स्टेप्स कौन कौन से होंगे, मैंने बोला था ना स्टेप्स आएंगे, दोनों के कॉमन है, दोनों में सेम लिख के आना। स्टेप्स हैं, पहला स्टेप्स है टोटल DNA फ्रॉम एक सेल इज आइसोलेटेड, यानी DNA का, कोशिका का संपूर्ण DNA को सबसे पहले हम आइसोलेट कर लेंगे, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, फ्रेगमेंट में, जो कुछ टुकड़ों में काट देंगे। देखो चाहे नॉन कोडिंग पार्ट हो चाहे कोडिंग, दोनों को टुकड़ों में काट देंगे, क्योंकि देखो एक साथ तो पूरे DNA की सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, अब हमको इसको टुकड़ों में काटना पड़ेगा, टुकड़ों में काट काट के सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या है टुकड़ों में काटने का, DNA इज द ए लॉन्ग पॉलीमर एंड सिक्वेंसिंग इज सच अ लॉन्ग DNA टेक्निक्स नॉट पॉसिबल, यानी DNA बहुत लंबा सिक्वेंस है और एक साथ स्टडीज़ की संभव नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या किया, DNA सिक्वेंसिंग यानी टुकड़ों में काट के फिर इसका अध्ययन किया। ठीक है, आप एक बार यहाँ तक उतार लें, 2 स्टेप्स, फिर आगे चलते हैं। देखो फिर है क्लोनिंग ऑफ द फ्रेगमेंट्स इन सूटेबल होस्ट यूजिंग द स्पेशलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यानी स्पेशल वेक्टर का उपयोग करेंगे, जो क्या करेंगे, देखो वेक्टर्स का उपयोग करेंगे। अब ये जो DNA क्लोनिंग का जो सीक्वेंस है, अब इसको बड़ा करके देखने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। एम्प्लीफिकेशन मतलब इनका आवर्धन, आवर्धन मतलब इनका बड़ा रूप। अभी छोटे छोटे हैं तो हमको बड़ा रूप करना पड़ेगा, और सीक्वेंसिंग के लिए हमको वेक्टर यूज करने पड़ेंगे। कौन कौन से वेक्टर, कॉमन वेक्टर कौन कौन से, BAC एंड YAC। अब देखो आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे और भी बहुत सारे वेक्टर हैं, TI प्लाज्मिड है, ठीक है, लैम्बडा, गामा, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, इन सबको हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं, वेक्टर की। लेकिन हमने BAC और YAC क्यों चुना, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्यों चुना, रीजन क्या था, रीजन ये था कि जो हमारे पास DNA की सिक्वेंसिंग थी वो बहुत लंबी थी, और लैम्बडा, TI प्लाज्मिड ये क्या कर रहे हैं, वेक्टर छोटे DNA का क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, आवर्धन कर सकते हैं। जबकि हमको बड़े DNA का करना है तो BAC और YAC लेना पड़ेगा, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब क्या करेंगे, अब हम इन DNA सीक्वेंस को ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग मशीन का यूज करते हुए उसमें डाल देंगे, जो किसने की थी, फ्रेडरिक सेंगर मेथड पर काम करती है। ये मेथड का नाम है और वैज्ञानिक का नाम भी है, साइंटिस्ट का नाम है, क्योंकि इसने यही मशीन, जो ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंटेज मशीन थी ना, वो इन्होंने इन्वेंट की थी। इसमें क्या करता है, DNA को हम डालते हैं और DNA खुद ही क्या करता है, ये मशीन क्या करती है, खुद ही उसको उसके क्रम के सीक्वेंस के आधार पर उसको लंबाई में जमा देती है। सबसे छोटा DNA, जैसे DNA डाला, अब सबसे छोटा जो DNA, ये फ्रेडरिक सेंगर मशीन क्या करेगी, जो क्या करेगी, सबसे छोटा DNA वो उसको सबसे छोटे नीचे, फिर उससे बड़े वाले DNA को, फिर उससे बड़े वाले DNA को, फिर बहुत बड़े DNA को, फिर इस प्रकार DNA को उसके क्रम के आधार पर प्रकनली में या जिस भी मीडियम में दोगे उसमें जमा देती है। ठीक है, दिस सीक्वेंस वर अरेंज बेस्ड ऑन सेम ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट और फॉर, देखो इससे हम देखो इसका उपयोग करके हम क्या पता कर सकते हैं, जैसे कि मान लो एक DNA मैसेज है, DNA कोड है ACGTCA। ठीक है, दूसरा सीक्वेंस है, ये 3 के कोड में एक है, ये 3 के कोड में एक है। अब मान लो एक सीक्वेंस है
GTCA, ये एक साथ है, ये अलग अलग है। अब हम क्या पता कर सकते हैं, ACT सबसे पहला सीक्वेंस कौन सा होगा, ACG, और दूसरा होगा TCA। अभी हमने अलग अलग लिख लिए, यहाँ पर एक साथ थे। तो नॉन ओवरलैपिंग का पता करने के लिए, यानी हम ये पता कर सकते हैं कि जो ACG था, स्टार्टिंग का कोडॉन था, स्टार्टिंग के 3 नाइट्रोजन क्षारक थे जो एक कोडॉन बना रहे थे, यानी नॉन ओवरलैपिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका भी हम पता कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। दिस सीक्वेंस वर देन अनोटेड एंड वर असाइन द ईच क्रोमोसोम, और प्रत्येक क्रोमोसोम का ये हमने सीक्वेंस ज्ञात कर लिया। और आप इसको अच्छे से उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, साइलेंस फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के महत्व क्या क्या थे, ठीक है। देखो, यानी लक्षण क्या क्या थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम क्या करते थे, जो हमारा ह्यूमन था वो कितने जीन कंटेन रख रहा था, 3164.7 मिलियन बेस पेयर, इतने बेस पेयर को वो रख रहा था, और उसका क्रम ज्ञात करना था। इतने बेस पेयर का क्या करना था, DNA ह्यूमन का जो DNA था वो 367.6, देखो सॉरी 3164.7 मिलियन बेस पेयर का पता किया। दूसरा, एवरेज जीन हमने ये देखा था, एवरेज जीन जो था ना वो लगभग 3000 बेस पेयर को क्या कर रहा था, कंटेन कर रहा था, ठीक है। ये जो क्या थी, वेरिएशन की बहुत बड़ी साइज है, ठीक है। और देखो, द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर द प्रीवियस एस्टिमेट 80 एंड 1,14,400 जीन्स, ऑलमोस्ट 99 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। यानी हमने क्या देखा था, यानी जितने भी न्यूक्लियोटाइड हमने ये सीक्वेंसिंग करके ज्ञात किया, तो हमने क्या देखा था, जो जितने भी जीव हैं इसके 99.9% जो DNA सीक्वेंस था वो सब में सेम था। आया समझ में। अब देखो, हमने इतने जीनोम का, इतने 99% ये सब कर लिए, इतने बेस पेयर 3164.7 मिलियन बेस पेयर का पता कर लिया, फिर भी देखो क्या लाइन सुनने को मिल रही है। देखो ये क्या है, जितने भी हमने किए ना उसमें से केवल हमने केवल 50% का ही कार्य ज्ञात किया है, 50% का अभी भी हमको पता नहीं है बेस सीक्वेंस ये करते क्या है, ठीक है। आया समझ में। और 2% से कम ही जीनोम जो रहेंगे वो क्या करते हैं, प्रोटीन को सूचना देते हैं, बाकी 98% सूचना ही नहीं देते, कोडिंग होते लेकिन सूचना नहीं देते, ठीक है। तुम्हारी तरह हैं, सुन सब कुछ लेते हैं, पढ़ते नहीं है। वो 2% क्या है, वो ऐसे हैं आपके जैसे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। यानी सूचना नहीं दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं 2% ही, 98% सूचना ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, रिपीट सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन, ये जो रिपीट सीक्वेंस है ये बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट बना रहा है प्रोटीन का मानव में, ठीक है। और इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मानव में कितना DNA सीक्वेंस रिपीट हो रहा है और कितना नहीं, इस सब का भी क्या कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, ठीक है। नो डायरेक्शन ऑफ कोडिंग फंक्शन, और दे सिड लाइट ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड डायनामिक इवोल्यूशन। आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो, रिपीटेटिव जो सीक्वेंस होगा, इस लाइन में क्या लिख रहा है, फिर से बोलोगे कि सर समझाया नहीं। देखो, रिपीटेटिव सीक्वेंस में जो DNA का सीक्वेंस है मैक्सिमम कितना, 100 से 1000 टाइम रिपीट हो रहा था, यानी सेम था बट रिपीट हो रहा था, ये था, ये है इस लाइन में। आगे बढ़ते, देखो सेम रिपीट हो रहा है, 3 3 4 4 के गोल जोड़े में फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसकी कोई रीडिंग डाइजेक्शन नहीं होती, कहीं से पढ़ सकते हो आप, 3 से 5 या 5 से 3।
अब है ये लास्ट, देखो मैक्सिमम जीन, देखो ये इंपॉर्टेंट है वैसे, ये 4-5 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। देखो मैक्सिमम जो जीन होते हैं ना वो कौन से क्रोमोसोम पे थे, क्रोमोसोम नंबर 1 पर। तो क्या याद रखोगे अगर क्वेश्चन आए कि ह्यूमन में अधिकतम जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पर स्थित है, तो पहले पे है। और कितनी है संख्या में, 2968। कितने हैं, 2968 जीन्स किस पर स्थित है, क्रोमोसोम नंबर 1 पर, जो सबसे अधिक जीन हैं। और मिनिमम जीन्स पर किस पर स्थित है, तो वाई क्रोमोसोम पर स्थित है। कितनी है, 231, 223। ठीक है, इतने से हैं। ठीक है, अब देखो फिर SNRP क्या होता है, SNP क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म प्रोड्यूस SNIPS, SNPS ये याद रखना, SNPS की फुल फॉर्म भी ऐसे याद रखना। ठीक है, आया। दीज आर 1.4 मिलियन वर SNPS अकर। सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कितने थे, कितने थे, 1.4 मिलियन। SNPS हेल्प फाइंड टू क्रोमोसोम लोकेशन, ये क्या करते हैं बेटा, SNPS देखो हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम की लोकेशन फाइंड करने में और किस स्थान से क्रोमोसोम एक दूसरे से एसोसिएटेड हो रहे हैं। ठीक है, किस स्थान से एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं, उस सब स्थान का पता करने के लिए SNPS का उपयोग किया जाता है। यह सिंगल बेस पेयर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो आप फिर से वीडियो देखें, फिर भी नहीं आता है आप कमेंट करके डाल दें वीडियो में, और वीडियो को कमेंट करके बताएं कैसा था। ठीक है।